बेदर्दी से प्यार पार्ट 1। मुंबई शहर, साहनी विला में सुबह का वक्त। एक विला को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ शायद शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। उस विला के गेट के बाहर एक कैब आकर रुकी, जिसमें से एक लड़की दंदनाती हुई बाहर निकली और अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। आसपास मौजूद लोग उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे। वो लड़की, जो दिखने में काफी खूबसूरत थी लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, वो अंदर की तरफ गई और हॉल में मौजूद एक आदमी, औरत और एक लड़की को देख गुस्से में चिल्लाई, बंद करो ये शादी की तैयारियां, कोई शादी नहीं होगी। वहां मौजूद वो आदमी, औरत और लड़की के साथ साथ बाकी के लोग भी हैरानी से गेट की तरफ देखने लगे। वहां खड़ी उस लड़की को देख उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ गए। वो लड़की गुस्से से आगे बोली, शर्म नहीं आती? आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरी माँ के पैसों पर आप अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी करेंगे? ये सुन उस आदमी और औरत एक पल को सकपका गए। उन्हें ऐसा कुछ होने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो औरत उस लड़की पर गुस्से से चिल्लाई, करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में अपने गंदे कदम रखने की? वो लड़की भी उसी लहजे से बोली, और आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इकलौती जमीन को गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी करने की? ये क्या? वो लड़की उस आदमी की तरफ घूरते हुए बोली, और मामा जी, क्या आपके दिल में अपनी मरी हुई बहन के लिए जरा भी इंसानियत नहीं बची? आप उनकी इकलौती जमीन को भी नहीं संभाल सके। कितना भरोसा किया था उन्होंने आप पर, वो जमीन आपको सौंपते हुए, लेकिन आपने तो उनके भरोसे को तार तार कर दिया। वो आदमी, औरत उस लड़की के मामा मामी थे और मामा राकेश साहनी उस लड़की को देखकर बोले, अद्या, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे मेरी बहन की आखिरी निशानी को किस तरह और कहां इस्तेमाल करना है। तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। अद्या ये सुन गुस्से से बोली, मामा जी, मैं उनकी बेटी हूँ, उस जमीन पर मेरा हक है और आज मैं उसे ही लेने आई हूँ, इसलिए मुझे मेरी माँ की जमीन वापस कर दीजिए। ये सुन मामी नीति साहनी आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, ए लड़की, तुझे लगता है कि हम तेरी बात मान जाएंगे और तुझे वो करोड़ों की जमीन ऐसे परोस देंगे? इसके जवाब में अद्या गुस्से से बोली, मामी, पहले की बात और थी, लेकिन अब मुझे पहले जैसा कमजोर मत समझना। अगर आपने सीधे से मुझे मेरी माँ की जमीन वापस नहीं की तो इसके लिए आप सबको भुगतना पड़ेगा। अद्या की धमकी पर नीति और राकेश गुस्से से भड़क गए। तभी नीति, राकेश की इकलौती बेटी नितारा साहनी, अद्या की तरफ बढ़ी और अद्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, डैड, मॉम, मैं तो अपनी भोली भाली और बदसूरत सी अद्या दी को पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? आखिर माजरा क्या है? और ये 3 सालों तक कहाँ गायब हो गई थी? नितारा अद्या को शक नजर से देखते हुए बोली, अद्या दी, आपने क्या बढ़िया कमबैक किया है, लेकिन अफसोस आपको अब यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। मेरी शादी पूरे मुंबई के सबसे रईस राजपूत खानदान में हो रही है और राजपूत खानदान के आगे ये छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है। अद्या अपने सामने खड़ी अपनी सौतेली बहन को देख रही थी, जिसने उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं था, जिसने हमेशा से सिर्फ उससे नफरत ही की थी। उसके जहन में अपने अतीत से जुड़ी यादें चलने लगी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया और गुस्से से बोली, अगर तुम्हारे सो कॉल्ड राजपूत खानदान के आगे मेरी माँ की छोटी मोटी जमीन कुछ भी नहीं है, तो उसे मुझे वापस क्यों नहीं कर देती? वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम सबकी जिंदगी में वापस आने का या तुम सबसे बात करने का। मैं यहाँ सिर्फ अपनी माँ की जमीन लेने आई हूँ। ये सुन नितारा हंसते हुए बोली, ओह दी, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? यहाँ हम सब आपके अपने ही तो है, चलिए हम सब बैठकर शांति से बात करते हैं। ये कह नितारा ने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन अद्या अपने हाथ दिखाते हुए बोली, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस मेरे माँ की जमीन वापस दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बात सुन नीति गुस्से से बोली, बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बकबक, अब तू मेरी सुन। 4 साल की थी तू जब तेरी माँ ने तुझे हम सबके सीने पर मूंग बिलने के लिए छोड़ दिया। तुझे हमने 4 साल की उम्र से बड़ा किया और उसके बदले हमने कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब इस जमीन पर हमारा हक है जिसे हम तुझे नहीं देंगे, इसलिए तुझे जो उखाड़ना हो उखाड़ ले। वैसे भी इतने सालों तक तू गायब ही थी, पता नहीं इतने सालों तक क्या कर रही होगी। कहाँ कहाँ तूने मुंह काला करवाया होगा, जब सालों पहले ही तो अपना मुंह काला करवा कर इस घर में आई थी, तभी से हम जान गए थे कि जैसी तेरी माँ थी वैसी तू भी निकली अपनी माँ के खिलाफ। ये सुन अद्या से सहन नहीं हुआ, वो उन पर बिफरते हुए बोली, बस मामी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोले जाएंगी। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी और आप भी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। जिस जमीन के बल पर आप सब इतना उछल रहे हैं, वो जमीन मेरी माँ की है और उस जमीन को मैं लेकर रहूंगी, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो वहां से जाने लगी। पीछे से नितारा हंसते हुए बोली, मॉम, आप अद्या दी की बातों पर क्यों ध्यान दे रही है? अद्या दी तो कुछ भी बोलती रहती है, आप तो सिर्फ अभी मेरी शादी पर ध्यान दीजिए। आपको पता है ना कि मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अमीर हैं। एक बार मेरी शादी हो जाएगी फिर आप देखना, ऐसी हजारों जमीन मैं आपके कदमों में रख दूंगी। नितारा जाहिर तौर पर अद्या को सुना रही थी, जिसे अद्या भी सुन सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन नितारा ने अद्या को टोंट मारते हुए कहा, और हाँ दी, अगर आप मेरी शादी में आना चाहे तो आ सकती है, मैं आपको इनविटेशन दे रही हूँ।
लेकिन आप मेरी शादी में किसी से ये मत कहिएगा कि आप मेरी बहन हैं। फिर थोड़ा और ऊंची आवाज में सुनाते हुए बोली, क्योंकि सालों पहले आपने जो कांड किए थे ना, उसकी वजह से मैं अपनी शादी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देना चाहती। ये सुन अद्या के कदम हल्के से रुके, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे बाहर निकल गई। उसके जाते ही राकेश, नीति और नितारा से बोले, ये लड़की तो वापस आ गई, अब हम क्या करेंगे? वैसे भी वो जमीन तब तक हमारी नहीं हो सकती जब तक कि अद्या उस पर साइन नहीं कर देती, और अद्या कभी उस पर साइन नहीं करेगी। ये सुन नीति शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो साइन नहीं करेगी? और ये हमारे लिए अच्छा है कि वो यहाँ वापस आ गई है। अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे उस जमीन पर इस लड़की के साइन लेती हूँ। ये सुन नितारा और राकेश दोनों नीति को देखने लगे। इधर अद्या विला से बाहर निकल आई। उसके जहन में इस वक्त अपने अतीत से जुड़ी बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने एक नज़र उस विला को देखा। एक समय पर वो उसका घर हुआ करता था, एक ऐसा घर जहां पर उसे कभी कोई प्यार, इज्जत, मान सम्मान नहीं मिला। उसे मिली थी तो सिर्फ नफरत, ताने और बुराइयां। अद्या की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन दूसरे ही पल उसने आंसुओं को साफ किया और सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अद्या टैक्सी में बैठ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो अपने 3 साल पहले के अतीत की यादों में चली गई। 3 साल पहले तुम्हें क्या जरूरत है कॉलेज ट्रिप में जाने की? वैसे भी वहां पर वही बच्चे जा रहे हैं जो रईस हैं, जिनका कोई स्टैंडर्ड है। तुम जब मेरे दिए हुए कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो तो तुम्हें मेरे साथ कॉलेज ट्रिप में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही घर पर रहो, मॉम डैड तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नितारा ने अद्या के मुंह पर उसे कॉलेज ट्रिप पर जाने से मना किया। अद्या का चेहरा उतर गया। अद्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। नितारा और अद्या दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो कॉलेज ट्रिप पर जा रहे थे, जिसमें अद्या का भी जाने का बहुत मन था, लेकिन नितारा ने उसे मना कर दिया था। पर अद्या की एक बेस्ट फ्रेंड क्रिश की वजह से अद्या कॉलेज ट्रिप के लिए रेडी हो गई। नितारा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अद्या कॉलेज ट्रिप के लिए निकल गई। रात का वक्त था जब उनकी बस एक माउंटेन एरिया पर रुकी और वहां बोनफायर की प्रिपरेशन की गई। सभी स्टूडेंट काफी जोश में लग रहे थे। अद्या भी बहुत खुश थी। अद्या के पास उसके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक नियम, दूसरी क्रिश। अद्या उन दोनों के ही काफी ज्यादा क्लोज थी और वो मन ही मन नियम को पसंद करती थी, लेकिन उसने अभी तक नियम को ये बात नहीं बताई थी। वो अभी डर रही थी क्योंकि वो अपने आप को दूसरी लड़कियों के मुकाबले कुछ नहीं समझती थी। वो कॉलेज की सभी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसकी आंखों पर मोटे चश्मे लगे थे। उसका सभी मजाक उड़ाया करते थे, पर नियम और क्रिश हमेशा उसका साथ देते थे। अद्या सभी के साथ बोनफायर के पास सकल में बैठी हुई थी। कोई गिटार बज रहा था, कोई कोगो पर गिटार वाले का साथ दे रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स तालियां बजाते हुए गाना गा रहे थे। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स खाने का इंतजाम कर रहे थे और बोनफायर के पास बैठे स्टूडेंट्स को खाना पीना पहुंचा रहे थे। तभी वहां एक स्टूडेंट ने सभी को ड्रिंक सर्व किया। अद्या ड्रिंक नहीं करती थी, इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन स्टूडेंट ने कहा, इसे तुम पी सकती हो, इसमें अल्कोहल नहीं है, ये नॉर्मल सा जूस है। अद्या ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसने सभी के साथ ड्रिंक एंजॉय किया। दूर खड़ी एक धुंधली परछाई के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद सभी ने बोनफायर एंजॉय किया और पास के होटल में सभी सोने के लिए चले गए। लेकिन जब अद्या होटल के अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी तो उस वक्त उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल और डिजी फील करने लगी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वो आसपास चारों तरफ आंखें मलते हुए देखने लगी, लेकिन उसे सब तरफ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके हाथों से उसके रूम का कार्ड भी नीचे कहीं गिर गया था और वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त भी अपने रूम में चले गए थे। अद्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से खींचते हुए एक रूम के अंदर धक्का दे दिया और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। अद्या पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी और वो बेड पर धमकी आवाज से गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा था और कोई उसके चेहरे को छू रहा था। अद्या ने अपनी आंखें खोली और वो धुंधली आंखों से उस अजनबी को देखने लगी। उस इंसान की सिल्वर आइज अद्या की काली आंखों से टकराई। वो आंखें बहुत ही गहरी थी। अद्या उन आंखों में खोती चली गई। उस अजनबी ने अद्या के कान में कुछ कहा, लेकिन अद्या को कुछ होश ही नहीं था और फिर धीरे धीरे उस शख्स का पूरा शरीर अद्या के शरीर पर कसता चल गया। अगली सुबह जब अद्या की आंख खुली तो खुद को किसी अनजान रूम में और कपड़ों के नाम पर सिर्फ ब्लैंकेट में पाकर शॉक्ड हो गई। वो घबराते हुए आसपास देखकर बोली, ये मैं कहाँ हूँ? ये किसका रूम है? और ये मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? ये कहते हुए उसने खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लिया। उसकी पूरी बॉडी में बेनतहा दर्द हो रहा था, स्पेशली लोअर बॉडी में। उसने अपनी बॉडी की हालत देखी और उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो चारों तरफ देख रही थी, लेकिन वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। अद्या की नजर बेड पर गई। बेड की हालत देख अद्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया? मैं कल रात तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अद्या कल रात के बारे में सोचने लगी तो उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे जो अजनबी कल रात उसके साथ बेड पर था। उसने उस अजनबी की पीठ पर एक ईगल टैटू देखा था। सिर्फ उस इंसान का वही टैटू ही उसे थोड़ा धुंधला थोड़ा पूरा सा याद था। इसके अलावा अद्या को वो इंसान बिल्कुल भी याद नहीं था। उसका चेहरा रोने से लाल हो गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, मुझे यहाँ से अभी जाना होगा और जिस किसी ने भी मेरे साथ ये सब किया है उसका पता तो मैं लगाकर रहूंगी और उसे जरूर सजा दिलवाऊंगी। मेरे साथ जबरदस्ती की गई है और उस जबरदस्ती की सजा उस इंसान को मिलकर रहेगी। अद्या ने अपने कपड़े पहने और रोती हुई उस रूम से बाहर निकल गई। इसी के साथ टैक्सी ड्राइवर ने अपनी टैक्सी होटल के बाहर रोकी और रोती हुई अद्या आंसू पोंछते हुए अपने अतीत की याद से बाहर निकली। आखिर किसने किया था अतीत में अद्या के साथ जबरदस्ती? क्या अद्या को मिलेगी उसकी माँ की जमीन वापस? क्या मोड़ लाएगी अद्या की जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेदर्दी से प्यार। अपने कपड़े उतारो। लेकिन क्यों? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो, दैट्स इट। उस लड़की ने फिर से डरते हुए कहा, पर आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? उस इंसान ने उसको बालों से पकड़ते हुए कहा, एक मेड का काम होता है अपने मालिक के ऑर्डर को फॉलो करना। तुम मेरी मेड हो तो तुम्हें भी अपने कपड़े उतारने चाहिए। उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगा। वह उस बिलियनियर की मेड थी जो उसके साथ अपनी मनमर्जी पूरी करता था, अपनी हवस पूरी करता था और पूरी तरह से उसे टॉर्चर करता था। आखिर क्यों सहन करती थी वह मेड उस बिलियनियर के टॉर्चर को? कब तक चलने वाला था उनके बीच? अपने मामी मामा के घर से लौटने के बाद अद्या सीधे टैक्सी से होटल के लिए निकल गई। कुछ देर में वो होटल पहुंची तो अद्या टैक्सी से बाहर निकली। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और होटल के अंदर जाने लगी। वो अभी लॉबी में पहुंची थी कि उसका फोन रिंग हुआ। अद्या ने फोन देखा तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने कॉल पिक किया, लेकिन उधर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। अद्या ये सुन तुरंत बोली, हेलो बेटा, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? आर यू ऑल राइट? इसके जवाब में किसी ने कहा, अद्या तुम कहाँ हो? पंची चुप नहीं हो रही है। इसे हम चुप कराते कराते थक गए, पर ये चुप नहीं हुई और तुम्हें बुलाए जा रही है। ये सुन, अद्या ने तुरंत कहा, तुम उसे संभालो। मैं बस होटल के लॉबी में हूँ, मैं तुरंत आ रही हूँ। अद्या ने तुरंत कॉल कट कर दिया और लिफ्ट की तरह बढ़ गई। कुछ ही देर में वो अपने रूम के सामने थी और उसे अंदर से रोने की जोर जोर से आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। अद्या तुरंत अंदर गई। उसने देखा कि बेड पर एक लगभग 3 साल की छोटी सी बच्ची इधर से उधर कसमसाते हुए रोए जा रही थी। उस बच्ची ने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक रखा था। उसे रोते देख अद्या का दिल पसीज गया। वो तुरंत बेड की तरफ बढ़ते हुए बोली, पंछी, मेरा बच्चा, आप रो क्यों रही हो? मम्मा आ गई देखो। पंछी ने अद्या की आवाज सुनी तो उसने सुबकते हुए अपने हाथ को अपने चेहरे से हटाया और टुकुर टुकुर अद्या को देखने लगी। उसकी सिल्वर आइज को अद्या ने देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। वो जब जब पंछी की सिल्वर आंखों को देखती थी तो उसके जहन में कुछ धुंधली यादें ताजा हो जाती। अद्या ने अपने आप को संभाला और उसने तुरंत पंछी को अपनी गोद में उठा लिया। क्यूट सी पंछी अद्या के सीने से लग गई और सुबकते हुए बोली, मम्मा आप कहाँ लग गए थे? आई वास मिसिंग यू। आप मुझे छोड़ कल मत जाया करो, आपके बिना पंछी को अच्छा नहीं लगता। अपनी बेटी की ऐसी बात सुन अद्या उसे प्यार से दुलारते हुए बोली, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आपसे ऐसा नहीं करेगी, पर उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वो आपको यहाँ नील अंकल के साथ छोड़ कर गई थी, पर आपने तो नील अंकल को भी बहुत परेशान कर दिया। वैसे नील अंकल कहाँ है? अद्या ने रूम में चारों तरफ देखा। नील वहां नहीं था, जो कि उसका दोस्त था। पंछी इसका जवाब देती कि रूम में एक लंबा चौड़ा यंग पर्सनैलिटी वाला इंसान आया और मुस्कुराते हुए बोला, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मेरी पांडा मुझे तंग नहीं करती, राइट पांडा? वो शख्स जो नील कुकरेजा था, उसने पंछी को प्यार से देखा। नील की ये बात सुन अद्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो नील की तरफ देखते हुए बोली, नील थैंक यू सो मच। पता नहीं तुम नहीं होते तो मैं कैसे ये सब कुछ हैंडल कर पाती। सच में तुम मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो। ये सुनकर नील मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, लगता है आज मेरा लकी डे है, जो मुझे मिस अद्या साहनी से ऐसी तारीफ सुनने को मिल रही है। अद्या मुस्कुराने लगी तो पंछी ने नील से कहा, अंकल आप मेरे लिए चॉकलेट शेक लेकर आए या नहीं? ये सुन नील तुरंत बोला, अरे हाँ मैं वही तो लाने गया था, ये लो आपका चॉकलेट शेक। ये कह नील ने चॉकलेट शेक पंछी के हाथ में दे दिया। पंछी चॉकलेट शेक को पाकर खिलखिलाकर हंसने लगी, जिसे देख अद्या भी मुस्कुरा दी। पंछी अब चॉकलेट शेक पी रही थी। अद्या अपनी जगह से उठकर नील के पास गई। नील ने अद्या को देखकर उससे सवाल किया, अद्या वहां सब कैसा गया? क्या तुम्हें वो जमीन वापस मिल गई? अद्या ने गुस्से से कहा, वो सब के सब आज भी उसी तरह लालची है जैसे सालों पहले थे। उन लोगों ने जमीन देने से मना कर दिया। ये सुन नील ने कहा, अद्या तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सोर्स से कुछ करवाता हूँ। इस पर अद्या मना करते हुए बोली, नहीं तुम इन सब में मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे। ये लड़ाई मेरी है और इसे मैं खुद अकेले लड़ूंगी। ऑलरेडी बहुत कर्ज है मेरा तुम पर। ये सुन नील नाराजगी से बोला, अद्या तुम बार बार यही क्यों कहती रहती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी एक ऐसी दोस्त हो जिसके लिए मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिससे तुम खुश रहो और पंछी खुश रहे। रही बात उस जमीन की तो वो जमीन तुम्हारी माँ की है।
जिसे वापस पाने में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि जहां तक तुमने मुझे उनके बारे में बताया है वो सभी बहुत शातिर हैं। इतनी आसानी से तुम्हें जमीन नहीं देंगे। अद्या ने कुछ सोचा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो झट से नील से बोली, नील हम एक काम कर सकते हैं, मैंने नितारा के मुंह से सुना कि उसकी शादी यहाँ के सबसे बड़े राजपूत खानदान में हो रही है। मेरे पास नितारा के अतीत से जुड़े कई ऐसे गंदे राज हैं जिन्हें नितारा ने जरूर राजपूत खानदान से छुपाया होगा, तो अगर मैं नितारा की शादी उस राजपूत खानदान से होने ही न दूं, इससे मेरा बदला भी उन सबसे पूरा होगा और मैं अपनी जमीन भी वापस ले लूंगी। ये सुन, नील हैरानी से बोला, अद्या क्या तुम श्योर हो इसके लिए? क्योंकि तुम्हें पता है ये सब बहुत चालाक है, इतनी आसानी से तो ये इतने बड़े खानदान से अपना रिश्ता नहीं टूटने देंगे। इसके जवाब में अद्या बोली, अगर वो शेर है तो मैं उनसे अब सवा शेर हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि नितारा के उन सभी राजों को किस तरह राजपूत खानदान के सामने लाना है और अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है, उन सबसे बदला लेने का और अपनी माँ की जमीन वापस लेने का। ये सब बहुत उछल रहे हैं राजपूत खानदान में रिश्ता होने से, इन्हें अर्श से फर्श पर ना लाकर पटक दिया तो मेरा नाम भी अद्या साहनी नहीं। अद्या को कॉन्फिडेंट होते देख नील ने भी गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तुम्हें कहीं भी मेरी जरूरत हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। इस पर अद्या ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरा हर कदम पर साथ दोगे क्योंकि तुमने तब मेरा साथ दिया था जब कोई मेरे साथ नहीं था और ये चीज मैं कभी नहीं भूल सकती। नील मुस्कुराया और मजाकिया लहजे से बोला, अगर तुम इन सब का एहसान चुकाना चाहती हो तो मुझे पंछी के डैड होने का मौका दे दो। ये सुनकर अद्या कुछ शॉक्ड हुई, लेकिन दूसरे पल वो हंसते हुए बोली, नील तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। अब चलो हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो राजपूत खानदान है कौन जिनके बेटे के साथ नितारा की शादी हो रही है। नील जिसके मन में अद्या के लिए फीलिंग थी, लेकिन वो हमेशा उस बात को मजाक में बोल देता था और अद्या भी हमेशा उस बात को मजाक में ले लिया करती थी। नील ने फिर कुछ एक्सप्रेस नहीं होने दिया और बोला, अगर वो मुंबई का सबसे रईस राजपूत खानदान है तो उसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि तुम जानती हो कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस पर अद्या हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है कि नील खुराना खुद मुंबई का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सब कुछ आसानी से ही पता लगा लेगा। इसके बाद नील ने अपना लैपटॉप ऑन किया और वो सोफे पर बैठ गया। अद्या पंछी के पास गई तो पंछी ने अब तक चॉकलेट शेक पी लिया था, लेकिन उसने अपने छोटे से मुंह के चारों तरफ चॉकलेट लगा लिया था जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देख अद्या मुस्कुराने लगी और टिश्यू से उसके मुंह को साफ करते हुए बोली, बेटा आपको मैंने सिखाया था ना कि इसे कैसे खाना है, फिर अपने मुंह पर कैसे लगा लिया? इस पर पंछी पाउट करते हुए बोली, मम्मा मैं चॉकलेट देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, इसलिए मैंने फास्ट खाकर फिनिश कर दिया। अद्या ने एक नज़र विंडो की तरफ देखा तो अब तक रात हो गई थी। फिर अद्या ने पंछी से कहा, बेटा आप अब सो जाओ। ये कह अद्या उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगी। तो पंछी ने कुछ सोचते हुए प्यार से कहा, मम्मा हम यहाँ कब तक रहेंगे? क्या हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे? ये सुन अद्या कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और मन में सोचने लगी, जब तक मुझे मेरी जमीन वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। आद्या ने फिर पंछी से प्यार से कहा, बेटा हम जब यहाँ आ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि मम्मा को वहाँ इंपॉर्टेंट काम है और मम्मा को वहाँ कई दिन भी लग सकते हैं। फिर अभी तो हमें आए एक ही दिन हुआ है, तो आप इतनी जल्दी जाने की बात क्यों कर रहे हो? इस पर पंछी उदासी से बोली, मम्मा आई डोंट लाइक टू स्टे इन होटल और मुझे बाहर खेलने भी जाना है, पर यहाँ कोई मुझे बाहर लेकर नहीं जाता, इसलिए मुझे अपने घर वापस जाना था। ये सुन अद्या चुप हो गई। उसे पता था कि पंछी को बाहर खेलने की आदत थी और वो ज्यादा वक्त तक एक ही रूम में नहीं रह सकती थी, इसलिए अद्या ने कुछ सोचा और नील की तरफ देखते हुए बोली, नील क्या हम यहाँ अपार्टमेंट ले सकते हैं? ये सुन नील बोला, व्हाई नॉट, तुम बताओ तुम्हें कैसा अपार्टमेंट चाहिए, मैं आज ही तुम्हारे लिए खरीदता हूँ। ये सुन अद्या मुंह बनाते हुए बोली, नील मैं तुम्हें खरीदने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उसे खुद के पैसों पर लेने की बात कर रही हूँ। हालांकि मेरे फैशन डिजाइनिंग में इतने पैसे मुझे अभी नहीं मिलते, लेकिन 2 साल के करियर में मैंने इतना तो कमा लिया है कि मैं अपनी पंछी के लिए एक अपार्टमेंट ले सकती हूँ जहां मेरी पंछी फ्रेंड्स बनाकर सबके साथ खेल सकती है। फिर उसे इस होटल रूम में बंद होकर नहीं रहना पड़ेगा। अद्या ने प्यार से पंछी के सिर को सहलाया। नील ये सुन फिर बोला, ओके बाबा, मैं समझ गया कि तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हो और तुम्हें मुझसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। वेल मैं अपार्टमेंट के बारे में पता करता हूँ, हम कल ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुन पंछी खुशी से बोली, येपी, नील अंकल इज द बेस्ट। अब हम अपने न्यू होम में जाएंगे। पंछी को इतना खुश देख अद्या के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। वो पंछी को एकटक देखने लगी। पंछी उसके जीने का सहारा बन चुकी थी, लेकिन सालों पहले जब पंछी उसके पेट में आई थी तब उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब मर जाएगी। पंछी को देखते हुए एक बार फिर से अद्या अपने 3 साल पुराने अतीत में चली गई। फ्लैशबैक अंडरस्को उस भयानक रात के बाद जब अद्या उस होटल रूम से बाहर निकली तब वो जल्दबाजी में वहां से बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे रास्ते में ही एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर अद्या के कदम अपने आप ही उस रूम की तरफ बढ़ गए।
वो जब उस रूम के पास पहुंची तो उसने दूर से ही उन दो इंसानों को बेड पर एक दूसरे के साथ देखा। वो एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें होश ही नहीं था कि रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है और उसी में से अध्या को उनके हंसने और एक दूसरे को किस करने की आवाजें आ रही थी। उन्हें देखकर अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों से अपनी बहन नितारा और अपने बेस्ट फ्रेंड नियम को देख रही थी। वो बेस्ट फ्रेंड जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी और वो उससे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन इस तरह उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख अध्या की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उसके कानों में नितारा की आवाज गई, नियम बेबी, तुम आखिर कब तक मेरी बदसूरत बहन के साथ ये झूठी फ्रेंडशिप का दिखावा करोगे? तुम उसके मुंह पर मना क्यों नहीं कर देते कि तुम उससे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? इसके जवाब में नियम उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, नितारा, तुम्हें पता है ना कि मैं उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ा हूं। उसका माइंड बहुत शार्प है और मैं उससे अपने कॉलेज के सारे काम करवा लेता हूं। वो बेवकूफ मेरे सारे काम कर भी देती है, इसलिए जब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में जाऊंगा तब उससे अपनी ये झूठी दोस्ती तोड़ दूंगा और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन जब तक हम कॉलेज में हैं तब तक मुझे उससे ये झूठी दोस्ती का नाटक करना पड़ेगा। नितारा शातिराना मुस्कान के साथ बोली, बेबी, हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं करेगा। हम साथ रहेंगे, उस अध्या को हम अपने आसपास भी नहीं आने देंगे। पता नहीं खुद को कौन सी हूर की परी समझती है। इसके जवाब में नियम हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बेबी, वो परी नहीं बल्कि बदसूरत परी है। नितारा भी जोर जोर से हंसने लगी। उन दोनों की ये बातें सुन अध्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके कदम लड़खड़ा गए और उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर लुढ़ककर गाल पर आ गए। उसने उन दोनों से अपना मुंह फेर लिया और होटल रूम से बाहर निकल गई। वो वापस ट्रिप पर उस दिन नहीं गई। वो वहां से सीधे अपने मामा मामी के घर साहनी विला लौट आई। आखिर क्यों किया नितारा और नियम अध्या के साथ ऐसा? कौन है उस साजिश के पीछे? किसने किया अध्या के साथ ऐसा खिलवाड़? जानने के लिए पढ़िए बेदर्दी से प्यार। ही तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं चेंज कर रहा हूँ। गो। शी 17 years old, आप चेंज कर रहे हैं तभी तो यहाँ आई हूँ। आपको ऐसे देखने में अच्छा लगता है। ही आर यू क्रेजी? तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। शी छोटी बहन की तरह हूँ ना कि छोटी बहन हूँ। सो आई कैन सी यू लाइक दिस एंड टच यू ऑल्सो। क्यों कर रही है वो 17 साल की लड़की ऐसी हरकतें? अध्या अभी भी अपने अतीत की यादों में खोई हुई थी। फ्लैशबैक, अध्या घर आते ही सीधे अपने रूम में चली गई। रूम में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, आखिर क्यों क्यों किया मेरे साथ तुम दोनों ने ऐसा? चलो, नितारा ने तो कभी मुझे पसंद नहीं किया ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन नियम, तुमने भी मुझसे झूठा नाटक किया। मैं तो तुम्हें पसंद करने लगी थी और कहीं ना कहीं तुम्हें चाहने भी लगी थी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि अब मैं किसी पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। तुम दोनों ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। अध्या जोर जोर से रो रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नियम को वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उस नियम ने उसकी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। अध्या बहुत ज्यादा खुद को टूटा हुआ महसूस करने लगी, लेकिन उसने फिर खुद को किसी तरह संभाला और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं अध्या, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अब हिम्मत से काम लेना होगा और उन सभी से बदला लेना होगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, और सबसे पहले मैं उस इंसान का पता लगाऊंगी और फिर मैं नितारा और नियम से बदला लूंगी। अध्या ने ठान लिया था कि वो उन सभी से बदला लेगी जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की थी। अगले दिन अध्या कॉलेज गई। वहां नियम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अध्या ने नियम को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देख नितारा और नियम दोनों को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर नितारा ने नियम से कहा, नियम, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जब उसे कोई नहीं पूछेगा तो उसकी अकल ठिकाने लगेगी और वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगी। नियम ने भी अपना सिर हिला दिया। तो वही कृषा ने भी नोटिस किया कि अध्या कुछ बदली बदली लग रही थी। कृषा ने उससे जानना चाहा था, लेकिन अध्या ने किसी से कुछ भी नहीं बताया। अध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अजनबी इंसान को कैसे ढूंढे, क्योंकि उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके शोल्डर पर एक टैटू था। इसके अलावा और कुछ भी वो नहीं जानती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे, लेकिन अध्या को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो कई बार स्विमिंग एरिया में भी गई जब वहां बॉयज स्विमिंग करते थे और छुप छुप कर ढूंढने की कोशिश करती कि किसी के शोल्डर पर उसे वैसा टैटू मिल जाए जो उसने अपने थोड़े बहुत होशो हवास में देखा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और देखते देखते कब 15 दिन बीत गए, उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक दिन जब वो क्लास अटेंड करने के लिए क्लास में एंटर कर रही थी, उसी वक्त उसे अचानक से डिजी फील हुआ और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी हड़बड़ा गए, लेकिन नितारा ने अध्या की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। तभी टीचर ने कहा, नितारा, ये तुम्हारी बहन है ना? इसे अचानक से चक्कर क्यों आ गए? तुम इसे लेकर क्लिनिक जाओ। फिर नितारा आगे बढ़ी और उसने नियम से अध्या को उठाने को कहा। कुछ देर में वो लोग क्लिनिक में थे और क्लिनिक में डॉक्टर ने अध्या का चेकअप किया। अध्या को होश आया और उसे पता चला कि वो 2 वीक प्रेग्नेंट है।
ये बात सुनते ही अध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही नियम और नितारा ने भी ये बात सुनी तो वो दोनों भी शौक थे और दोनों नफरत भरी नजरों से अध्या को देखने लगे। अध्या को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि ये उस ट्रिप वाली रात का ही नतीजा था। वो खुद को बहुत बेसहारा महसूस करने लगी। नितारा ने उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहा, अध्या दी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने ये क्या कर लिया? और आप किसके बच्चे की माँ बन गई? आखिर आपने किसके साथ अपना मुंह काला करवाया? मुझे तो आपको अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है। मॉम डैड सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे तो उनसे बताने में भी शर्म आ रही है। चलो नियम, अब हमें ऐसे बेशर्म लोगों के साथ एक भी मिनट नहीं रुकना चाहिए। ये कह नितारा नियम को वहां से लेकर जाने लगी। नियम भी जाते हुए अध्या से गुस्से में बोला, अध्या, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लड़की निकलोगी। आई हेट यू। ये कह वो भी वहां से चला गया। अध्या पूरी तरह टूट गई। उसकी जिंदगी पूरी तरह उजड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब वो चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। वो किसी तरह घर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके गालों पर जोरदार थप्पड़ लगा और अध्या सीधे जमीन पर जा गिरी। नीति उसके बालों को कसकर पकड़ते हुए बोली, बेशर्म लड़की, बच्चलन कहीं की। आखिर किस मनहूस के साथ मुंह काला किया है तूने? हमारी तो नाक ही कटवा दी तूने। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। बता कौन है इस गंदे खून का बाप? बोल बोल। एक तो पहले ही तू हमारे ऊपर बोझ थी और ऊपर से अब तेरा ये मनहूस बच्चा भी हमारे सीन पर मूंग बिलने आ गया। आखिर किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है? जवाब दे। ये कह नीति ने एक और जोरदार थप्पड़ अध्या के चेहरे पर मारा। अध्या के होठों से खून निकलने लगा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उसने एक नजर अपने मामा की तरफ देखा, जो सिर्फ एक ऑडियंस की तरह ये सब कुछ देख रहे थे, और फिर उसकी नजर अपनी बहन पर गई, जिसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। अध्या इस वक्त कुछ भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और खड़ी हुई। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और धीरे से बोली, मामी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे क्यों हो गया, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मेरे इस बच्चे का बाप कौन है। ये सुन, नितारा इतराते हुए बोली, ओह माय गॉड, इसका मतलब आप किसी अनजान के साथ सोकर आई है और उसके बच्चे की माँ भी बन गई। दी, आप तो बहुत चालाक निकली। कहीं कॉल गर्ल तो नहीं बन गई? वहीं तो इतनी जगह मुंह मारती हैं कि उन्हें अपने बच्चे के बाप का पता ही नहीं होता। मॉम, मुझे तो इसके साथ अब इस एक घर में रहने में भी शर्म आ रही है। मॉम प्लीज, आप मुझे इस घर से कहीं और भेज दीजिए, क्योंकि सब मुझे गलत नजरों से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ दी की वजह से, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे कहीं और भेज दीजिए। जिस घर में अध्या दी रहेंगी उस घर में मैं तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ये सुन, अध्या की आंखों से आंसू निकल गए। उसे पता था कि नितारा ये सब कुछ जानबूझकर कह रही थी। नीति गुस्से से बोली, नितारा बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि अगर किसी को जाना होगा तो वो है ये लड़की। ये कर्मजली इस घर को छोड़कर जाएगी। अब इसका इस घर में कोई काम नहीं है। तू निकल जा यहाँ से और कभी हमारी जिंदगी में लौट कर मत आना। पता नहीं कहां कहां मुंह मारकर आई होगी। इसे तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। ये क्या? उन्होंने अध्या के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर कर दिया। अध्या लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर गिरी और उसके पैरों में भी स्क्रैचेस आ गए। वो फिर रोते हुए नीति, राकेश और नितारा को देखने लगी, जो इस वक्त उसे किसी गंदगी की तरह देख रहे थे। लेकिन उन्होंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और इसी के साथ अध्या अपने अतीत से बाहर निकल आई। फ्लैशबैक एंड। अध्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। नील ने उसे टिश्यू देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें अपने अतीत से इतनी तकलीफ होती है तो तुम अपने अतीत के बारे में सोचती ही क्यों हो? देखो, तुम आज भी उसी तरह अपना हाल कर लेती हो जैसे 3 साल पहले कर लेती थी। तुम हिम्मत वाली बन चुकी हो, तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज अध्या, खुद को टूटने मत दो। अभी तो तुम्हारी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी तुम्हें उन सभी से लड़ना है। ये सुन, अध्या ने अपने आंसुओं को साफ किया और गहरी सांस लेकर बोली, मैं कमजोर नहीं पड़ती। लेकिन मैं जब जब अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि अतीत में मैंने जिन जिन लोगों पर भरोसा किया उन लोगों ने मुझे तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। मुझे नफरत होती है उन लोगों से और मैं उन सब से बदला लेने के लिए ही वापस आई हूँ। और सबसे बड़ा दोषी तो वो इंसान है जिसने उस रात मेरे साथ वो सब किया था, और उससे भी बड़ा दोषी वो इंसान है जिसने मेरे साथ ये साजिश रची थी और मुझे उस इंसान के कमरे में भेजा था। मैं उन दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। नील ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अध्या, इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम खुद को तकलीफ मत दो और तुम फालतू की बातें मत सोचो। अध्या ने सिर हिलाया तो फिर नील ने कहा, और हाँ, मुझे पता चल गया है कि वो राजपूत खानदान कौन है। ये सुन, अध्या तुरंत बोली, अच्छा बताओ मुझे कौन है वो। मैं देखती हूँ कि नितारा कैसे अपनी जिंदगी में खुश रहती है। उसने सालों पहले मेरी खुशियां बर्बाद की है, उसे मैं खुश रहने तो नहीं दूंगी। ये कह अध्या नील के साथ सोफे पर आई और नील ने लैपटॉप अध्या के आगे किया, जिसमें राजपूत खानदान के बारे में डिटेल थी। अध्या गौर से उन सभी के बारे में पढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने उस शख्स के बारे में पढ़ा तो शॉक्ड हो गई। नील उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ समझ नहीं पाया और वो ना समझी में बोला, अध्या व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू शॉक्ड? ऐसा क्या पढ़ लिया तुमने कि तुम इतना ज्यादा सरप्राइज हो?
इस पर अध्या ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नील कहीं ये वही राजपूत खानदान तो नहीं है? शायद मैं इन्हें जानती हूँ। ये सुन नील कंफ्यूजन से बोला, क्या तुम सच में इन्हें जानती हो? और तुमने मुझसे आज तक इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इनका जिक्र नहीं सुना, तुम इन्हें कैसे जानती हो? इस पर अध्या के दिमाग में 3 साल पहले की कुछ यादें चलने लगी, जो यादें उसके कॉलेज से जुड़ी थी। अध्या ने नील की तरफ देखा और जल्दी से बोली, एक्चुअली नील मैंने तुमसे इस बारे में नहीं बताया था क्योंकि ये मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो उस वक्त कॉलेज का एक पॉपुलर लड़का हुआ करता था जिसका नाम त्रिजल राजपूत था और उसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई थी। और अगर ये वही त्रिजल राजपूत हुआ जिसके साथ नितारा की शादी होनी है। अध्या परेशान हो गई। उसकी ये बात सुन नील हैरान होते हुए बोला, क्या क्या राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे त्रिजल राजपूत के साथ तुम कॉलेज में पढ़ती थी और तुम दोनों के बीच किस तरह की लड़ाई हुई थी? अध्या तुम मुझे डिटेल में बताओ। ये सुन अब अध्या के चेहरे पर थोड़ी शर्म आ गई। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नील को ये बात कैसे बताए। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, एक्चुअली नील ये कहानी बहुत लंबी है। ये तब की बात है जब मैं पहले दिन कॉलेज गई थी। उस वक्त मेरा त्रिजल राजपूत के साथ लड़ाई हो गई थी। नील गहरी सांस लेकर बोला, तो मुझे बताओ कि आखिर किस तरह का सीन क्रिएट हुआ था? और अगर तुम पहले से ही त्रिजल राजपूत को जानती हो तो ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। वो तुमसे आसानी से इंटरेक्ट हो पाएगा और तुम नितारा की सच्चाई उसे आसानी से बता सकती हो। इस पर अध्या अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं तुम्हें जैसी ये चीज सीधी लग रही है वैसा कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर त्रिजल राजपूत के साथ नितारा की शादी हो रही है तब तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी उनकी शादी तुड़वाने में। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जमीन भी वापस नहीं मिल पाएगी। ये सुन नील बोला, देखो तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। ये त्रिजल राजपूत कहीं का 30 मार खान नहीं है जिससे तुम इतना डर रही हो। और जब तक मुझे तुम अपने अतीत के बारे में नहीं बताओगी, त्रिजल राजपूत से जुड़ी बातें मुझसे नहीं शेयर करोगी तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक अभी मैंने त्रिजल राजपूत के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया है, वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। यहाँ तक कि उसकी फोटो भी मुझे इंटरनेट पर नहीं दिखी। इसलिए तुम जो बताओगी मुझे उसके बारे में वही मुझे पता चल पाएगा। इसके अलावा मैं त्रिजल राजपूत के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। अध्या फिर खामोश हो गई। उसके दिमाग में अपने अतीत से जुड़ी बातें एक बार फिर से चलने लगी और अचानक कॉलेज के पहले दिन का सीन उसे याद आने लगा। आखिर कौन है त्रिजल राजपूत? क्यों डर रही है अध्या त्रिजल से इतना? क्या है 3 साल पहले का राज? आगे जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।